आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजोन क्लासेस। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक हेनरी लॉ से फर्दर नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे रोलेट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नेक्स्ट इज रोलेट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आशा है सभी को जो पहले पार्ट के अंदर जो हमने टॉपिक करवाए थे वो सभी को क्लियर आउट होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विजन क्लासेस से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है कि वेपर प्रेशर, तो एक्चुअली वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक थर्मोस्टेट है और इसके अंदर हमने कोई प्योर सॉल्वेंट को फिलअप कर रखा है और फिर इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी मैनोमीटर ट्यूब से जो प्रेशर को डिनोट करती है, मेजरमेंट करती है। तो इनिशियली जब वेपर नहीं बने थे तो उस टाइम पे लेवल ये था। जैसे ही इसको हम हीट करते हैं, वेपर स्टार्ट होते हैं बनने, तो ये जो लेवल है ये चला जाता है यहाँ पे और आपका ये लेवल मान लो यहाँ पे चला गया। तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो क्या हुआ है, P जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, और उसी को क्या बोला हमने, उसी को हमने बोला है इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड। जो प्रेशर एक्सर्ट किसके द्वारा किया गया है, वेपर के द्वारा, वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस, क्योंकि ये जो लिक्विड है इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर है, इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट ए गिवन टेम्परेचर मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर जो कहाँ है, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर। जो इक्विलिब्रियम किसके अंदर है, ये जो इक्विलिब्रियम किसके साथ है, लिक्विड फेज एट ए गिवन टेम्परेचर। और ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे इनिशियली वेपर स्टार्ट हो गए बनने, फिर एक ऐसा टाइम होगा तो दोनों चीज, ये जो वेपर है और ये जो लिक्विड है, दोनों अपने आप में क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और वो इक्विलिब्रियम में क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो हमने जो मेजरमेंट कर, ये जो लगा रखा अपेरेटस, एक थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखता है। नहीं तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि आपको एक फैक्टर के बारे में पता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड होता है। सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड होता है नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास टेम्परेचर। इन दोनों चीज पे अगर टेम्परेचर ग्रेटर होगा तो वेपर भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड ऐसे करता है क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो ध्यान देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट है मेरे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। तो इसलिए हमारे पास एक जो रोलेट्स एक केमिस्ट था जिसने 1886 के अंदर एक लॉ दिया था, 2 लॉ थे इसके, एक रोलेट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और एक था रोलेट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट ध्यान रखेंगे। 2 कंपोनेंट कौन है, एक कंपोनेंट मेरा Pa है और दूसरा कंपोनेंट मेरे पास है Pb। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है मेरा, Pb। अब इन दोनों कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मेंशन करवाते हैं। यहाँ पे देखें, तो रोलेट्स लॉ यही बोलता है, जैसे मान लो मेरे पास, अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पे चलो इसी को देख लो कि कंपोनेंट मेरे पास मान लो 2 कंपोनेंट हैं। और दूसरी बात यहाँ ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब ये कंपोनेंट, अब क्योंकि ये जो Pa है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का, ऐसे मेरे पास एक कंपोनेंट दूसरा है Pb, वो भी रिप्रेजेंट करेगा XB मल्टीप्लाई P नोट B। तो ध्यान रखेंगे वेपर प्रेशर
इन केस ऑफ रॉयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए दो कंपोनेंट है, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, मतलब जो एवोपरेट हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मान लो ए कोई कंपोनेंट है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन एक्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को, और ये उसी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जिसके ऊपर ऐसे सर्कल से लगा हुआ आता है वो होता है प्योर। इसी तरह मेरे पास कंपोनेंट बी है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाई विद द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए प्योर स्टेट। तो ध्यान रखेंगे, अगर मेरे पास P टोटल मेरे को रिप्रेजेंट करना हो, P टोटल प्रेशर, तो किसके बराबर होगा, PA जमा PB के बराबर। अब देखो मैंने PA की वैल्यू जो मेरे पास क्या है, x A P नोट A, और PB का मान कौन है मेरे पास, XB P नोट B है बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको पता है मोल फ्रैक्शन XA जमा XB या x1 जमा x2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसी तरह मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टर्म होती है XA जमा XB इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे को XA का मान चाहिए, तो XA का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस में XB, 1 माइनस में XB। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, लिखो यहाँ पे 1 माइनस में XB, फिर कौन है आपके पास P नोट A प्लस, फिर कौन है XB P नोट B। तो मैंने ये मान पुट कर दिया इसके अंदर, XA का मान पुट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि XA जब XB बराबर 1 था, मैंने XA का मान निकाल लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल को सिंप्लीफाई किया है, इस P नोट A को अंदर मल्टीप्लाई किया है, P नोट A माइनस में ये क्या आ गया, XB P नोट A प्लस में ये मेरे पास था ही XB P नोट B। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैंने इस चीज को, इसमें XB इसमें XB ये कम कॉमन है तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास प्लस था P नोट B, तो मैंने प्लस में लिख दिया P नोट B को। उसके बाद क्या है, ये माइनस में है P नोट A, तो ये P नोट A माइनस में कर दिया, और ये P नोट A किसमें है, प्लस में P आ गया। तो इसका मतलब जो रोलेट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट था उसका मेन रिजल्ट हमारे पास ये है, XB ब्रैकेट में P नोट B माइनस में P नोट A प्लस में P नोट A। तो दैट विल बी द रिजल्ट फॉर रोलेट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर रखे हैं, नीचे रिप्रेजेंट कर रखा है मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर। इधर वेपर प्रेशर है, ये इस साइड में ऐसे वेपर प्रेशर और इधर नीचे मोल फ्रैक्शन है। अगर मान लो मेरे पास, अब देखो मैंने कुछ 2 लाइन ड्रॉ कर रखे हैं, एक लाइन यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ये लाइन थोड़ी डाउनवर्ड है ये थोड़ी अपवर्ड है, तो ये इसलिए रिप्रेजेंट कर रखा है कि इसके वेपर प्रेशर इतने हैं, इसके वेपर प्रेशर इतने हैं, जिसके ज्यादा है तो मैंने लाइन को थोड़ा अप कर दिया, जिसके कम है उस लाइन को नीचे थोड़ा डाउनवर्ड कर दिया। इक्वल भी हो सकते हैं इनके। अब ध्यान रखेंगे दो कंपोनेंट थे ना हमारे पास, अब मैंने इस पे रिप्रेजेंट कर दिया इस लाइन को यहाँ पे नीचे और इसको यहाँ पे। जब मेरे पास P नोट A था तो उस केस के अंदर हमारे पास XA, अगर आप P नोट A लेते हो तो इधर XA की वैल्यू 1 लेंगे, और इधर P नोट B लेते हैं तो यहाँ पे XB की वैल्यू 1 लेनी है। जब यहाँ पे इस मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट B को 1 लिया है तो XA अपने आप ऑटोमेटिक 0 होगा, और XA 1 यहाँ पे लिया है तो B यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, 0 होगा। और ये जो थर्ड लाइन है, ये जो ऊपर लाइन है, ये इसके टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि P टोटल इसके बराबर होता है। ये ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रोलेट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। और ध्यान रखेंगे इसके अंदर हमारे पास दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। दूसरी बात करते हैं रोलेट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हमने बात ध्यान दी है इसके अंदर कि हमारे पास जो एक सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, तो ध्यान रखेंगे जो वोलेटाइल है तो इसका मतलब वेपर्स जो बनेंगे किसके बनेंगे, जो वोलेटाइल के बनेंगे। जो नॉन वोलेटाइल है उसके तो वेपर बन नहीं सकते, बट एक्चुअली होगा क्या उसके अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर, मान लो कि एक कंटेनर आपके पास
और ये ऐसे सील है, ठीक है। और इसमें हमने मान लो कोई प्योर लिक्विड ले लिया, और इस प्योर लिक्विड के मान लो ये वेपर बन गई। मान लो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये प्योर है अभी, और इसकी वेपर बन गई 9। अब हमने क्या करते हैं, इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो कहाँ आएगा, जो इस प्योर सॉल्वेंट हमारे पास था इसके अंदर जो स्पेस था वहां पे आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले 9 थे तो मैंने 2 सर्कल को कम कर दिया, तो पहले डायग्राम के कंपैरिजन इसमें वेपर प्रेशर क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो यही तो है केस हमारे पास कि नॉन वोलेटाइल की वजह से जो हमारा वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखेंगे, लेट्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए हमें ये रिजल्ट निकाल के लेके आना है, पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू x2। ये हमारे पास रिजल्टेंट लेके आना हमें। जैसे उसका रिजल्टेंट क्या था, पी टोटल पी किसके बराबर था, एक्स बी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट पी नोट बी माइनस पी नोट ए प्लस में पी नोट बी। वो हमारे पास रिजल्टेंट किसका था, वोलेटाइल का। नॉन वोलेटाइल में हमें ये लेके आना है। इसका कहने का मतलब ये होता है, इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन। और ध्यान रखेंगे ये जो 2 वर्ड, जैसे 1 वर्ड कभी आता है तो वो सोलवेंट के लिए होगा, और 2 जब लिखा होता है तो वो सोल्यूट के लिए होता है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कैसा है, विच इज नॉन वोलेटाइल। तो हमने यही इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखेंगे ये ऊपर वाले टर्म को लोअरिंग बोलते हैं, और इस पूरी टर्म को बोलते हैं, ये ऊपर पी नोट माइनस पी एस, इस ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, और जब ये पूरा कंप्लीटली लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरी बात, इसमें ये कंपोनेंट क्या क्या हैं, जिसके ऊपर सर्कल होता है वो प्योर होता है, वेपर प्रेशर प्योर, एस, एस का मतलब सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये प्योर के अंदर है, जिसके ऊपर सर्कल आ जाता है वो प्योर का होता है, ऐसे लिखा हो उसका मतलब सॉल्यूशन है। अब ये टर्म आती कैसे है, तो यहाँ पे जो हमने कुछ कंबाइंड रिजल्ट लिखा है जो नॉन वोलेटाइल में आता है, PS, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1, वन वर्ड आता है, इसका मतलब सीधा सा यही है, ये सोलवेंट के लिए होगा रिप्रेजेंट, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट एंड मल्टीप्लाई विद वेपर प्रेशर ऑफ, ये किसका है, ये प्योर का है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट का ये भी, बट ये किसका है, प्योर के अंदर है। तो ये नॉन वोलेटाइल के लिए आप ये जो टर्म है इसको याद रखेंगे बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं इसको, अब 1 मिनट के लिए देखेंगे, इसको यहां तक का जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है चार्ट, इसको ध्यान से देखें 1 मिनट के लिए। तो हम बता रहे थे आपको, इस टर्म को गौर करेंगे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है नॉन वोलेटाइल के लिए। अब देखो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, इस पी नोट जो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो किसमें है, प्योर कंडीशन में, इसको लेके आओ इसके नीचे, तो पीएस के नीचे पी नोट आ गया, और वो किसके बराबर है, x1 के। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से, 1 सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, दोनों साइड से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से भी एक घटा दिया हमने और उसमें से भी। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, पी नोट एलसीएम आ गया तो क्या आ गया, पी नोट माइनस में पी एस, और ये बताओ 1 माइनस में x2 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 को x2 कैसे, तो अभी हमने सीखा था, अगर ऐसे लिखा हो x1 जमा x2, ये किसके अकॉर्डिंग है, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। 1 वर्ड किसके लिए होता है, सोलवेंट के लिए, और 2 वर्ड बेटा सोल्यूट के लिए। अगर मेरे को यहाँ पे x2 निकालना हो तो x2 क्या होता है, 1 माइनस में x1, तो ये टर्म तो आ रही है हमारे पास 1 माइनस में x1, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए है, और इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे आएगा, N2 अपॉन N1 जमा में N2। अब ध्यान रखेंगे इस टर्म के अंदर अगर मान लो
आपके पास एक, मैंने इसमें लिखा है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मेरा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए तो N2 का क्या हो जाएगा, लेस देन कंपेरिजन टू N1, तो हम N2 का क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, मतलब ये नीचे वाले टर्म को, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल N2 अपॉन में N1, N2 अपॉन में N1। तो इस फॉर्मूले को याद रखे हुए आप, कुछ न्यूमेरिकल के अंदर इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पी नोट माइनस में पी एस अपॉन पी नोट N2 अपॉन में N1। और यहाँ पे N2 को नेगलेक्ट हमने कब किया है, जब हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो, मतलब सोल्यूट कंपैरिजन सॉल्वेंट के बहुत ही कम हो। तो ये डेरिवेशन था हमारे पास रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब हमारे पास मतलब इन्हीं दोनों टर्म को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद एक टर्म आती है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। जो जैसे हमने रोल्स लॉ जो किया है, अब उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं भाई कहाँ यूज करते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है आइडल, एक होता है नॉन आइडल। तो सीधा सा मतलब है आइडल सॉल्यूशन वो होता है जो जितनी ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर पे रोल्स लॉ को ओबे करे, जो रोल्स लॉ को ओबे करे ऑल कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, तो बेटा आइडल है। और जो ओबे नहीं करे वो नॉन आइडल सॉल्यूशन है। दूसरी बात, जब भी हम कोई आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको कोई मिक्स करेंगे, जैसे मान लो एक मेरे पास 50 ml है, दूसरा 50 ml है, मैंने मिक्स कर दिया, कितना हो गया 100 ml। अगर मेरे पास एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग के बाद चेंजमेंट ना हो, मतलब वो जीरो के बराबर हो, तो आइडल सॉल्यूशन में हमेशा चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग जीरो होती है और वॉल्यूम मिक्सिंग भी कितना होता है, जीरो। मतलब कहने का मतलब उसमें सीधा सी है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर 50-50 आपने लिया है तो 100 ही होगा, ऐसा नहीं कि 101 हो जाए। बट ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो वो दो सॉल्यूशन जो आपने कंपोनेंट जो लिए थे उसको मिक्स करने के बाद या तो एंथैल्पी चेंज होगी आपकी, या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी वजह से वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं आता, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। इसी तरह डेल्वी मिक्सिंग भी जीरो के बराबर नहीं आता है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। आइए अब जानते हैं इनके एग्जाम्पल से कैसे। देखो मैंने लिख रखा है मिथेनॉल, OL है बेटा ये, और ये है इथेनॉल। अब दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप के कंपोनेंट है। मिथेनॉल में भी ऐसे ही OH होता है, इसमें भी OH होता है। अल्कोहल में जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है बेटा, OL होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल को मिला है, और आपको अभी देखा इसके अंदर मिथेनॉल इथेनॉल को मान लो ये भी 50 था और ये भी 50 था, 50 + 50 कितना हो गया 100। तो मतलब जो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम, मतलब दोनों 50-50 मिला 100 ही होना चाहिए, ये तो नहीं कि 101 हो गया या 110 हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, 100 ही हुआ। तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में डेल मिक्सिंग और डेल मिक्सिंग दोनों जीरो होती हैं, और नॉन आइडियल के अंदर जीरो नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसे एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जितना है उतना ही सॉल्यूशन रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉन आइडियल में जैसे मान लो मैंने लिया क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन या HNO3 प्लस वाटर, तो मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में या तो कम हो सकता है, कुछ ना कुछ कम हो गया, मतलब चेंजमेंट जरूर आएगा उसके अंदर, तो वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट बातें हैं, कि नॉन आइडियल को हम डिवाइड कर देते हैं एक पॉजिटिव डेविएशन के अंदर और एक नेगेटिव डेविएशन के अंदर। शायद आपको सभी को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी में देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान से अच्छी तरीके से एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम कंटिन्यू देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन और सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे एक मेन बात ध्यान रखेंगे, अभी हमने डिफरेंस किया था आइडियल नॉन आइडियल के बीच में, तो ध्यान रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन एक टर्म और भी आएगी आगे वैसे एजोट्रोप्स की,
तो नो आइडल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजोट्रोप्स और नॉन आइडल सॉल्यूशन फॉर्म है एजोट्रोप। अभी हम बताएंगे कि एजोट्रोप क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले, देखो नाम से है पॉजिटिव डेविएशन, तो ये पॉइंट तो दोनों याद हो जाएंगे भाई। इसमें डेल वी मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, और डेल एच मिक्सिंग भी क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन हो तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। दूसरी बात, पॉजिटिव डेविएशन में द इंटरेक्शन बिटवीन द क्योंकि कंपोनेंट कौन है, जैसे मान लो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है, इनका इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन लेस देन दैट ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, लेस देन दैट ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। और उसमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, उसमें ग्रेटर होगा। अब देख थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे वर्ड पॉजिटिव है ना तो इसमें इंटरेक्शन कमजोर मिलेगा, और पॉजिटिव में लेस और नेगेटिव में ग्रेटर, नेगेटिव में ग्रेटर मिलेगा। तो वहां ऐसे ध्यान रखना आप उसको। उसके बाद ये जो दोनों लाइनें हैं डिफरेंस की, ये हमने इस ग्राफ से दिखाई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जैसे ये पीछे भी किया था हमने, तो जैसे डॉटेड जो लाइन है बेटा, ये तो आइडल पी को रिप्रेजेंट करती है, आइडल प्रेशर को, और ये आपके पास है एक्चुअल, ये एक्चुअल प्रेशर है। अब दूसरी बात, यहाँ पे XA को 1 क्यों लिया, XA को 1 लेने का मेन रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट A प्योर था, लिक्विड कंपोनेंट A इज प्योर, तो इसलिए ये 1 ले लिया। यहाँ पे कंपोनेंट B प्योर है तो ये 1 ले लिया, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या है XAB। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में जो कर्व है ना वो ऊपर की तरफ उठी हुई आएंगी। जैसे मान लो A कंपोनेंट की लेंगे तो ऐसे उठा दिया हमने, B की ऐसे उठा दी, और ये टोटल प्रेशर को भी ऐसे उठा दिया आपने, टोटल प्रेशर को क्या उठा दिया, ऐसे ऊपर की तरफ, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव में इसका बिल्कुल उल्टा है, नेगेटिव में सारे जो कर्व है वो नीचे की तरफ आएंगे इसी तरह। और ये जो डॉटेड के रखा है ये मेरे पास है मिनिमम प्रेशर, क्योंकि इधर तो मैक्सिमम है, इधर क्या है ये मिनिमम। इसी तरह ये मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे है। तो नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएंगे, और पॉजिटिव में ऐसे ऊपर की तरफ उठे हुए मिलेंगे आपको, तो इसमें डाउनवर्ड ही ऐसे। तो अब इसी टर्म से देखें, क्योंकि इसमें क्या होगा आपके पास, ये वाला जो कर्व है नीचे की तरफ है, इसलिए इसमें क्या है आपके पास, ये वाला जो आपके पास PA ये था ना, PA, और ये क्या है PB, ये क्या होना चाहिए, कम है ना, लेस देन, इसका मतलब क्या है, कम है, किससे, इस दोनों कंपोनेंट से, XA P नोट A, इसी तरह XB P नोट B। इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ, मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसके लिए अंदर, ये दोनों क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ऊपर की तरफ उठ गया। ये क्या है यहाँ पे, कम, कम है तो नीचे की तरफ। तो नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ, और पॉजिटिव डेविएशन में ये कर्व कहाँ आएंगे, ऊपर की तरफ उठी हुई। दूसरा अब हम इसके एग्जाम्पल जो है वो करेंगे कल डिस्कस, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के। और दूसरे एक बात का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती है बेटा, और नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और इसमें ब्रेक होगी। उसके बाद इसमें हमने लिखा है फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, तो ध्यान रखिए, यहाँ से ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो उसमें मिनिमम, क्योंकि ये भी चीज तो लेस थी ना, और नेगेटिव है तो उसमें क्या आएगा, मैक्सिमम। नेगेटिव में क्योंकि ये भी ग्रेटर था तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अब ये जो कैसे बॉइलिंग एजोट्रोप मैक्सिमम आया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, बन रही है ना बेटा, तो इसमें बनेगी तो कोई चीज ज्यादा जुड़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, ब्रेक, तो ब्रेक हो गया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया, इसलिए इसमें क्या आ गया, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो कल हम इसके एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो अब तक का यहाँ तक का आप पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजॉन क्लासेस।